गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का आज की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में स्वागत है, आपका वेलकम है। आज मेरा नाम अंकुर अलहन एंड मैं एक आर्किटेक्ट हूं और उसके साथ साथ में मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूं। और मैं आप लोगों का आज यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूं टू अंडरस्टैंड एंड टू टेक बेनिफिट ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो हमारे पास में है एमवे में, दैट इज प्रोटीन डेली एंड ओमेगा। आशा करता हूं कि आप लोग एक बुक और पेन साथ में लेकर बैठे हों, बिकॉज आज आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आप आपके बिजनेस के अंदर और ये प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं अपग्रेड। ऑलराइट, सो हम मूव ऑन करते हैं टू अंडरस्टैंड दीज थ्री प्रोडक्ट्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ये सप्लीमेंट्स जो हैं न्यूट्रोलाइट के, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी वाकई ज़रूरत है हमें हमारे आज के इस लाइफ में। सो आपके सामने एक आर्टिकल है 4 दिसंबर 2018 का, बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज के ब्लॉग पर ये आर्टिकल आया था, जहां पे ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने पिछले 10 साल के अंदर ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, इसके जो केसेस हैं उनको डबल होते हुए देखा है। राइट, ओबेसिटी, मोटापे के केसेस डबल हो रहे हैं। 2018 में, दिसंबर 2018 में जितने भी ओबीज लोग हैं हिंदुस्तान में, दे आर ऑलमोस्ट 30 मिलियन। 30 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 3 करोड़ लोग इस वक्त इंडिया में मोटापे की कैटेगरी में है। ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, उससे आपके डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो 80 से 85% और इंक्रीज हो जाते हैं। 30% जो अर्बन चिल्ड्रन, अर्बन मतलब जो शहरों में रहते हैं बच्चे, 30% ऐसे बच्चे हैं जो मोटापे के शिकार हैं। सो ये जो फिगर्स हैं, इसको देखने के बाद आपको क्या फील आता है? मुझे तो फील आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में 4 मार्च 2016 को ये आर्टिकल आया था, जहां पर वो डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया में। वो कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि 2015 में 69 मिलियन लोग इंडिया में डायबिटीज के शिकार थे। इसका मतलब ये है 6.9 करोड़ लोग। एंड 2040 में ऐसा अंदाजा है, अनुमान है कि 12.5 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। इंडिया में डायबिटीज का जो ग्रोथ रेट है वो 128% है ना। हर 10 साल में, 10 दशक में 128% ये ग्रो होता है। सो क्या ये कोई प्रकार का कंसर्न हमारे में ग्रो करता है, हमारे में इंक्रीज करता है? राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ओके, डेक्कन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में 29 अगस्त 2017 को ये आर्टिकल था। ये आर्टिकल ने तो मेरे होश उड़ा दिए जब मैंने इसको पढ़ा। ये आर्टिकल बताता है कि इंडिया में हर रोज, एवरी डे, 900 लोग मरते हैं जो 30 साल से कम की उम्र के होते हैं और वो हार्ट की प्रॉब्लम से मरते हैं। मतलब लेस देन 30 इयर्स एंड वो मरते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। इंडिया में पूरे साल में जितने भी लोग हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, उसमें से 25% लोग 40 साल की कम उम्र से होते हैं, मतलब 40 इयर्स एंड बिलो होते हैं। 25%, जस्ट इमेजिन क्या आंकड़ा हो सकता है। राइट, कितनी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक की डिजीजेस एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर कमिंग, है ना। ये आर्टिकल बताता है आगे जाकर कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको 5 गुना ज्यादा रिस्क है, डेंजर है कि आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं फ्यूचर में। औरतों के बारे में कहता है ये आर्टिकल कि मेनोपॉजल स्टेज पे जो औरतें होती हैं, मेनोपॉज खत्म होने के बाद, उनके 2 से 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक आने का। तो क्या ये आर्टिकल्स और क्या ये स्टडीज हमें इंस्पायर करती हैं टू थिंक? क्या ये आपको मजबूर करती हैं सोचने में? मुझे तो बहुत मजबूर करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल तो आपके और भी आपको देगा। ये तो रिसेंट आर्टिकल है, 15 मई 2020 का। रोजाना पूरे अर्थ में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, हमारा जो प्लैनेट है, कितने लोग रोज मरते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रोज 48,742 लोग मरते हैं। रोज कैंसर से 26,181 लोग मरते हैं। और रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब श्वास की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन डिजीज से रोज 10,724 लोग मरते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे आंकड़े हैं इस आर्टिकल के अंदर। अब इतनी सारी जो आबादी है, इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं रोज, उसके सामने अगर हम देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज नंबर 1 कारण है कि लोग मरते हैं, जिससे सबसे अधिक लोग मरते हैं हार्ट की प्रॉब्लम से। राइट, 48,000। अब आपके लिए ये आंकड़ा पॉपुलेशन के सामने बहुत कम होगा,
लेकिन अगर ये आपके परिवार में हो जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, राइट। सो इसका ये मतलब है ये आर्टिकल का कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, ओके। एंड ये सब चीजों से हम अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो हम इन सब चीजों से अपने और अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं, बचाया जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि कैसे। तो जब ये कैसे सवाल आता है तो वहां पे सवाल आता है मानसिकता का। मेरा मेरा अध्ययन कई सालों का, कई वर्षों का मुझे ये कहता है और ये बताता है कि दुनिया में दो प्रकार के मानसिकता के लोग रहते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं वेलनेस माइंडसेट और दूसरा है जिसे हम कहते हैं सिकनेस माइंडसेट। लोग वेलनेस माइंडसेट के होते हैं और सिकनेस माइंडसेट के होते हैं। वेलनेस माइंडसेट के लोग जो होते हैं ये होते हैं प्रोएक्टिव, इनका स्वभाव होता है प्रोएक्टिव, कुछ हो जाए उसके पहले ये कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ काम करते हैं। जो सिकनेस माइंडसेट के लोग होते हैं ये होते हैं रिएक्टिव, कुछ हो जाने के बाद सोचेंगे, कुछ हो जाने के बाद देखेंगे कि क्या होगा। वेलनेस माइंडसेट के लोग ये हमेशा हेल्दी सॉल्यूशंस के पीछे दौड़ते हैं ताकि इनको डॉक्टर के पास जाने की संभावनाएं कम हो जाए। और जो सिकनेस माइंडसेट के लोग होते हैं ये पहले बीमार पड़ते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। वेलनेस माइंडसेट के लोग, इनका एटीट्यूड होता है, नजरिया होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट, पहले प्रिवेंशन कर लिया जाए कुछ हो जाए। मगर जो सिकनेस माइंडसेट के लोग होते हैं इनका होता है ओह देखेंगे, जब कुछ होगा तब देखेंगे, है ना, बहुत दुनिया पड़ी है, बहुत जिंदगी पड़ी है। तो ये इनका एटीट्यूड रहता है सिकनेस माइंडसेट के लोगों का। वेलनेस माइंडसेट के लोग जो हैं ये इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा इन स्टेइंग हेल्दी, सेहतमंद रहने में ये इन्वेस्ट करते हैं। और जो सिकनेस माइंडसेट के लोग होते हैं ये अपना पैसा सिर्फ खर्च करते हैं, मात्र खर्च करते हैं जब भी कोई बीमारी हो जाती है उसको ठीक करने में। वेलनेस माइंडसेट के लोग जो होते हैं इनको एक चांस होता है कि ये अपने फैमिली की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बजट को बैलेंस कर सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये प्लानिंग बना सकते हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर ये प्लानिंग बना सकते हैं। लेकिन जो सिकनेस माइंडसेट के लोग होते हैं इनके पास में वो मौका नहीं होता है। जब इनका कुछ हो जाता है उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बजट हमेशा मिसबैलेंस हो जाता है, डामाडोल हो जाता है, पैसा बचाया था किसी और चीज के लिए चला गया किसी और तरफ। जो वेलनेस माइंडसेट के लोग होते हैं ये अपने फैमिली का टेक केयर करते हैं, ये ध्यान रखते हैं ताकि कोई बीमारी ना पकड़े। और जो सिकनेस माइंडसेट के लोग होते हैं ये इंतजार करते हैं कुछ बड़ा हो जाने का, उसके बाद देखना शुरू करेंगे। वेलनेस माइंडसेट के लोग ये वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, ये जानकारी इकट्ठा करने में विश्वास करते हैं, ये इस प्रकार के हेल्थ प्रोग्राम्स, इस प्रकार के आर्टिकल्स जहां पे हम अपने आप को सेहतमंद रखें, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। और जो सिकनेस माइंडसेट के लोग होते हैं ये डिपेंड करते हैं थर्ड पार्टी ओपिनियन के ऊपर, खुद का कोई स्टडी नहीं होता, खुद का कोई एजुकेशन, कोई नॉलेज इकट्ठा नहीं करते, कोई टाइम नहीं लगाते, उनको लगता है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तीसरे आदमी, तीसरे किसी व्यक्ति के, है ना, उसने कहा था ये वाला काढ़ा बना के पी लेना ये ठीक हो जाएगा, उस सब चीजों के ऊपर ये बिलीव करते हैं, खुद का कोई अध्ययन नहीं होता है। ऑलराइट। एंड इसकी वजह से जो वेलनेस माइंडसेट के लोग होते हैं ये हमेशा हैप्पी और जॉयफुल जिंदगी जीने की तरफ बढ़ते हैं। और जो सिकनेस वाले होते हैं इनका रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस होता है, राइट, कभी खुशी कभी गम वाला सीन होता है इनके साथ में, राइट। अब मुझे नहीं पता ये सेशन देखने के बाद में आप कौन से माइंडसेट में, अच्छा ये सेशन से पहले आप कौन से माइंडसेट में थे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सेशन खत्म होने के बाद आप डेफिनेटली वेलनेस माइंडसेट के अंदर आप रहेंगे और आप इसी माइंडसेट को फॉलो करेंगे। ऑलराइट। अभी जब हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट ही है हेल्थ और सेहत के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक ऑप्टिमल हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब होता है उच्चतम स्वास्थ्य, टॉप लेवल की जो हेल्थ है इसको कैसे अचीव किया जाता है, कैसे इसको पाया जाता है। टॉप लेवल की हेल्थ को अचीव करने के लिए हमें 4 पिलर्स को फॉलो करना होता है हमारी हेल्दी जीवन के। नंबर 1 इज कॉल्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा खाना पीना। नंबर 2 जिसे कहते हैं हम नियमित रूप से व्यायाम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। तीसरा होता है एडिक्वेट रेस्ट, आप अच्छी नींद लें। चौथा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच रखें, राइट। आप खुद भी सोचेंगे और मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है कि आपका जो सोचने का तरीका है, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे कुछ नियम बांधने चाहिए खुद के लिए जहां पर आपके आसपास का माहौल ज्यादा पॉजिटिव रहे। किस प्रकार के टीवी प्रोग्राम्स, किस प्रकार के यूट्यूब चैनल्स आप देखते हैं, आप नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव की तरफ सोच बनेगी, आप पॉजिटिव देखते हैं तो पॉजिटिव की तरफ सोच बनेगी आपकी। आपको एडिक्वेट रेस्ट लेने का भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। आराम का मतलब यह है कि आप जब रात को सो जाते हैं,
सो कम से कम 6 से 7 घंटे की अटूट नींद होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है अटूट नींद? क्योंकि जब आप सोते हैं रात को तो पूरे दिन भर में जो आपने कार्य किया है उसकी वजह से अंदर आपके ऑर्गन्स, आपके टिश्यूज, आपके सेल्स, आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं पर अंदरूनी रूप पे डैमेज हुए हैं। जहां पर भी वो डैमेज हुए हैं तो उनको रिपेयर करने का जो एक मौका है, रिपेयर करने का चांस है, वो रात को होता है। आपकी बॉडी का मेंटेनेंस जो है वो रात को होता है एंड वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए अटूट नींद होना है ना। मैं वॉशरूम के लिए उठ गया, मैं प्यास लगी थी तो मैं उठ गया, तो वो अटूट नींद नहीं होती है, वो टूटी हुई नींद होती है। बहुत बार हमने देखा है कि हमने भी एक्सपीरियंस किया, आपने भी किया होगा एक्सपीरियंस, कि हम लोग हमारी कभी कभी सपने की वजह से भी रात को नींद उड़ जाती है। उससे भी हमारे बॉडी के हेल्दी रहने पर असर पड़ता है, बिकॉज प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती है बॉडी के अंदर से रात को, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन होता है, डिजीज की तरफ लेकर जाता है। एंड ऑफ कोर्स रेगुलर एक्सरसाइज हर एक आदमी जानता है मगर करता नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ी विडंबना है व्यायाम की। हर किसी को पता है कि रोज व्यायाम करना कितना इंपॉर्टेंट है, मगर हर कोई आदमी रोज व्यायाम नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं। अगेन, वेलनेस माइंडसेट, सिकनेस माइंडसेट। वही आदमी जिसको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता या उसके पास टाइम नहीं है, डॉक्टर अगर उसे बोल दे कि तुम अगर रोज वॉकिंग नहीं करोगे 45 मिनट्स तो 6 महीने में ऊपर प्यारे हो जाओगे, भगवान के पास निकल जाओगे, तो ये आदमी कल से टाइम निकाल कर रोज 45 मिनट दौड़ना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा। सो मेरा सवाल ये है कि कोई डॉक्टर आपको डराए उसके बात करते हो, उसके पहले क्यों नहीं करते, है ना? प्रोएक्टिव क्यों नहीं बनते, राइट? सो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें है और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो है न्यूट्रिशन, जो पहला पिलर है। ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्यों मतलब वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट है ये? वो इसलिए है क्योंकि न्यूट्रिशन जो है ये हमें आमतौर पे मिलता है हमारे खाने से। हम कहते हैं ना हमारा खाना हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस्ड फूड का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड फूड का मतलब ये होता है कि आपका जो खाना है, रोज भी आप जो खाना खाते हैं, वो खाने में आपको 2 प्रकार के पोषक तत्व मिलना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट? मैक्रो का मतलब होता है बड़ी मात्रा में मिलने वाला सामान जो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो का मतलब होता है छोटी मात्रा में मिलने वाला पोषक तत्व। मैक्रो में क्या आते हैं? मैक्रो में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फैट्स एंड डाइटरी फाइबर। ये आपको अधिक मात्रा में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए आपके बॉडी में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? इसमें आते हैं 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के खनिज पदार्थ, मिनरल्स। ये आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अब ये सब कुछ अंडरस्टैंड करना, इन सबको याद रखना, कौन से खाने में कितनी मात्रा में क्या मिला हुआ है, कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल कितनी मात्रा में कौन से फूड में है, उसको ध्यान में रखना, उसको याद रखना। और मेरी उम्र के हिसाब से एवरीडे बेसिस पे मुझे कौन सा विटामिन कितना चाहिए, कौन सा प्रोटीन कितना चाहिए, वो याद रखना। ये बहुत कठिन एंड बहुत टफ है। एंड इसीलिए मैंने कहा था कि जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, इसको बैलेंस करना। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूट्रिशन का ऐसा है कि हर एक आदमी को काफी सारी चीजें पता है और हर एक आदमी को सब कुछ नहीं पता है। ओके, राइट? सबको सब कुछ कुछ ना कुछ तो पता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर सबको टोटलिटी नहीं पता कि क्या क्या करना चाहिए। ऑलराइट, सो ये जो कंफ्यूजन है, ये बेसिकली कंफ्यूजन होती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, या जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने निर्माण किया फूड पिरामिड का। ये कहते हैं कि अगर आप ये फूड पिरामिड को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपके सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कंप्लीट और अच्छी मात्रा में आपके शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये कैसे होते हैं, राइट? सबसे पहले जो बॉटम में फिगर है अगर आप देखेंगे तो ये आपका सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, जहां से आपको मिलती है एनर्जी। आपके हार्ट को चलने के लिए चाहिए एनर्जी, आपके आंखों को टमटम करने के लिए चाहिए एनर्जी, आपको बातें करने के लिए चाहिए एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये बनती है बॉडी के अंदर, ये बनती है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज जो होते हैं ब्रेड्स है, ग्रेन्स हैं, या फिर कोई अदर स्टार्च फूड्स हैं, इनसे हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो वैज्ञानिक कहते हैं ये कितना चाहिए हमें डेली बेसिस पे हमारे डाइट में से? ये हमें चाहिए 6 to 11 सर्विंग्स एवरी डे। एक नॉर्मल कॉमन पर्सन को जो बीमार नहीं है ये उसका डाइट है। ओके, 6 to 11 सर्विंग्स रेकमेंडेड है। एक सर्विंग होती है 30 ग्राम की। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दाल, आटा, चावल या फिर जिससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो हमें खाने चाहिए रोजाना 180 से 330 ग्राम। एवरेज पकड़ेंगे तो पाव किलो एक आदमी को रोज खाना चाहिए। ओके, अब अगला जो लेवल है वो है सब्जियों का। सब्जियां जो हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहां से मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स और फाइबर, इंपॉर्टेंट फाइबर।
सो ये हमें कितना खाना चाहिए? सब्जियां हमारी रोज होनी चाहिए 3 से 5 सर्विंग्स, इसका मतलब है 100 ग्राम का एक सर्विंग है, तो आपने 300 से 500 ग्राम सब्जी रोज खानी चाहिए एक आदमी को, है ना। फ्रूट्स 3 से 5 सर्विंग रोज होने चाहिए। अगर एक फ्रूट है लाइक एप्पल, लाइक बनाना, लाइक ऑरेंज, ओके, गोवा, तो वो एक सर्विंग हो गया, एक फ्रूट। लेकिन अगर वो स्मॉल फ्रूट्स हैं या फिर वो मल्टीपल बिग क्वांटिटीज में लाइक वाटरमेलन और समथिंग, तो 100 ग्राम बिकम्स 1, ग्रेप्स है 100 ग्राम बिकम्स 1 सर्विंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 300 से 500 ग्राम सर्विंग्स फ्रूट्स के रोज खाने होंगे, ओके। इससे आपको पर्याप्त मात्रा का विटामिन और मिनरल्स मिलेगा। नेक्स्ट जो लेवल आता है वो है प्रोटीन का। प्रोटीन के लिए वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्सेज अवेलेबल है। अगर हम नॉनवेज के बारे में बात करें तो डेली बेसिस पे 2 से 3 सर्विंग्स नॉनवेज का जाना चाहिए स्टमक में। एक सर्विंग होता है 100 ग्राम का, मतलब 200 से 300 ग्राम, मतलब अगर आप कोई भी नॉनवेज खा रहे हैं तो पाव किलो नॉनवेज रोज खाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन सोर्स पे डिपेंड करते हैं प्रोटीन के लिए तो वहां पर भी 2 से 3 सर्विंग्स होना चाहिए। एक सर्विंग अगर आप दूध के ऊपर डिपेंड करते हैं तो 250 ml का जो मिल्क है पाव लीटर, वो एक सर्विंग हुआ, तो रोज आपको आधे लीटर से पौना लीटर दूध, ओके। अगर आप चीज के बारे में बात करें तो 30 ग्राम चीज, वो एक सर्विंग हुआ। अगर आप दही के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर प्रोटीन सोर्स तो 100 ग्राम दही इज इक्वल टू 1 सर्विंग। सो 2 से 300 ग्राम दही रोज, ओके। सो ये सब कुछ ऑप्शन नहीं है कि ये खाया कि ये खाया, ये सब खाना है। एंड लास्ट में ये फूड पिरामिड में होता है जो सबसे कम अमाउंट में होना चाहिए, वो है हमारा फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, ओके। 2 से 3 सर्विंग्स इज इनफ। 1 सर्विंग इज इक्वल टू 5 ml, सो 15 ml इज इनफ फॉर 1 पर्सन इन अ डे, ओके। अब ये जो पूरा पूरा जो है, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो एक आम आदमी का जो आचार होता है एक टाइम पे लेता है, वो आचार के अंदर ही कम से कम 10-15 ml तो ऑयल हो जाता होगा, ओके, है ना। सो ये पूरा टॉक्सी टर्वी है हमारे जीवन में, ओके। एंड आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है, राइट, है ना। आप पाव किलो आटा दाल सब ये भी खाएंगे, आप पाव किलो सब्जी भी खाएंगे रोज, आप पाव किलो फ्रूट्स भी खाएंगे रोज, आप पाव किलो नॉनवेज भी खाएंगे रोज, और आप छोटी सी मात्रा में ऑयल खाएंगे, है ना। इतना सब खाना पीना, एक तो कॉस्ट फैक्टर बहुत महंगा पड़ जाएगा, हजम कैसे होगा, पाचन कैसे होगा। सो ये सब चीजों की प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स हैं आज का हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन के चैलेंजेस क्या है? हाई कैफीन फूड है हमारा, ओके। हम लोग प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड पे डिपेंड करते हैं, हम हाई एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल चैलेंजेस भी है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, हमारा वर्क स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हमारी जिंदगी इतनी फास्ट है कि इसको बनाएगा कौन, पकाएगा कौन, खाएगा कौन, और इतनी इनकम भी कहां से आ रही है कि रोज एक आदमी के लिए इतना खाना है। इसका मतलब ये हुआ कि रोजाना अगर मुझे इसको लेना है, मेरे पूरे परिवार में 4 लोग हैं, तो कितना हैवी बजट हो जाएगा मेरा मंथली, राइट। सो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से हम वो फूड पिरामिड को कंप्लीटली तरीके से फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, ओके। इवन अगर कोई मुझे मिलता है और बोलता है कि मैं सब कुछ खा सकता हूँ ये फूड पिरामिड में, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि क्वालिटी का क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल नागपुर में अगर सब्जी होगी और नागपुर से नागपुर मंडी एक दिन, नागपुर मंडी से, मैं रहता हूँ बॉम्बे में, तो वाशी मंडी सेकंड डे, वाशी मंडी से मैं रहता हूँ कांदीवली में इन चारकोप, तो कांदीवली चारकोप तक आते आते थर्ड डे, तीसरा दिन हो गया वाशी मंडी से वहां तक। सो मेरे पास जो सब्जियां आ रही हैं वो फ्रेश नहीं है, उसका न्यूट्रिशन लॉस होता है ट्रैवल में, मतलब ट्रांसपोर्ट में उसका न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। सो दैट मीन्स अगर मैं खा भी रहा हूं तो मेरे पास में कोई गारंटी नहीं है कि मुझे पर्याप्त मात्रा का पोषक तत्व जो है मेरा फूड पिरामिड पूरा होता है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो आज की थाली जो है ये भी कंटामिनेटेड है, हर एक फूड कंटामिनेटेड है, केमिकल से उगा हुआ है, ये भी एक अलग चैलेंज है ना। आप जो भी खाना उठा के देख लो, है ना, एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड, नथिंग इज, यू विल फील नथिंग इज वेरी फ्रेश, ऑलराइट। हाई मात्रा में नाइट्रेट्स, मेटल्स मिलते हैं, लेड, जिंक, पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, है ना, वेरियस बैक्टीरियाज, फंगस, ये सब मिलते हैं हमें हमारे फूड में। सो इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि डाइट जो है ये हमेशा हमारा बैलेंस हो जाता है, मतलब ये गैप्स हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल गैप्स हो जाते हैं फूड पिरामिड के अंदर, है ना। कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, और इस चक्कर में क्या होता है कि हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होने शुरू हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर एक एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट के लिए हम कहते हैं कि आपको एवरी डे 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए खाना चाहिए, एवरी सिंगल डे 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए खाना चाहिए, ओके। और अगर आपके डाइट में से आपको मिलता है 2,000 इंटरनेशनल यूनिट्स,
तो आपका 8000 इंटरनेशनल यूनिट्स का गैप हो गया। अगर विटामिन ए आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है रोज, तो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन का गैप हुआ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर लंबे समय में ये गैप हो जाता है, ओके, लंबे समय में गैप हो जाता है, तो विटामिन ए की जहां पे ज्यादा जरूरत होती है वो है आंखों, तो आंखों के आसपास की प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो जाती है, जो भी उसकी तकलीफें होंगी। ओके, अगर कैल्शियम की हम बात करें, कैल्शियम हमें एक एवरेज एडल्ट को रोज 1000 से 1200 मिलीग्राम खाना चाहिए, WHO के पैरामीटर्स हैं, राइट। सो अगर आपको 200 300 या 500 ग्राम मिलीग्राम मिलते हैं कैल्शियम रोज, तो आपके पास में रिमेनिंग का गैप है, राइट। ये गैप अगर आपका 1-2 दिन पूरा नहीं होता है तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर ये 5 साल 10 साल 15 साल फिर आपको हड्डियों की शिकायत, हड्डियों की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह शुरू हो जाता है, राइट। सो न्यूट्रिशनल गैप्स आर द मेन कॉज, जिसकी वजह से हमको फ्यूचर में आने वाली जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, उसका मेन कॉज है ये न्यूट्रिशनल गैप्स। अब ये न्यूट्रिशनल गैप्स को फुलफिल कैसे किया जाए, इसे कैसे भरा जाए? इसे भरने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्स, राइट। आप फूड सप्लीमेंट्स ले लीजिए। आप सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट यू टेक एक्स्ट्रा, ताकि आपको फुलफिल कर ले जो आपका गैप है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और उनको एग्जाम देते वक्त एक पेपर मिलता है। अगर उनका वो पहला आंसर शीट फुल हो जाता है, उनको और भी आंसर्स लिखने हैं, तो वो टीचर से क्या मांगते हैं? सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा। ओके, आपने खाना बनाया और वो खाना बनाते वक्त नमक जो है वो कम हो गया थोड़ा सा, तो आप क्या करते हैं? आप चुटकी भर नमक लेते हैं और आप ऊपर से और छिड़क देते हैं, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। एक्स्ट्रा आपने कुछ डाल दिया जो आपको गैप या कमी फील हो रही थी। तो वैसे ही हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो खाना पीना है, उससे जो हमको पोषक तत्व मिलते हैं, इसमें भी काफी सारे न्यूट्रिशनल गैप्स होते हैं, एंड दोज गैप्स कैन बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। वो हम फूड सप्लीमेंट्स की मदद से फुलफिल कर सकते हैं। अभी मार्केट में फूड सप्लीमेंट्स जो है ये 2 प्रकार के अवेलेबल होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं जो पौधे से बनते हैं, प्लांट से बनते हैं, और कुछ होते हैं सिंथेटिक जो बनते हैं फ्रॉम केमिकल्स। ओके, अब जाहिर सी बात है, अगर मैं पूछूं कि क्या खाना चाहिए, तो सबके मुंह से यही निकलेगा कि नेचुरल खाना चाहिए, सिंथेटिक नहीं खाना चाहिए। नेचुरल और सिंथेटिक में क्या फर्क हो जाता है? नेचुरल सिंथेटिक सप्लीमेंट्स जो हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये केमिकल से बनते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एब्जॉर्ब कम होते हैं और वेस्ट ज्यादा होते हैं। ओके, ये इनकी समस्या है। आपने 500 मिलीग्राम का कुछ खाया है सिंथेटिक कैल्शियम, तो जाहिर सी बात है कि शायद आपके बॉडी में 30 या मतलब उसका 20-30% जो है वही आपका एब्जॉर्ब होगा, एंड रिमेनिंग जो है वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। आप में से बहुत लोग मेरे से एग्री करेंगे, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एनर्जी कम लग रही, डॉक्टर हमें बीकासुल की गोली लिख के देते हैं। बीकासुल की गोली खाना शुरू किया आपने और अगले दिन से आपको आपके यूरिन में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये स्मेल क्या होती है? अजीब सी एक स्मेल होती है। ये होती है केमिकल की जो वेस्ट होके बाहर निकल रहा है। तो जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आपने लिए है ना, उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया केमिकल वाले जो सप्लीमेंट्स है, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स है, और रिमेनिंग जो हिस्सा है वो यूरिन से बाहर निकल गया। सेकंड समस्या ये है सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की कि यहाँ पे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, एंड कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स भयंकर भी हो सकते हैं। ओके, है ना। बहुत लोगों ने, मेरे बहुत सारे पहचान के लोग हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है साइड इफेक्ट्स का, राइट। ठीक है, सो ये समस्या है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जब पेशेंट को वो दवाई लिख के देती हैं तो वो 4-5 चीजें पूछती हैं, आपको इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इससे कुछ कोई हिस्ट्री तो नहीं है साइड इफेक्ट की कोई दवाई खाने से, ताकि मैं जो दवाई दूं उससे आपको साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो सिंथेटिक सप्लीमेंट, सिंथेटिक जो होती हैं चीजें, उनका यही प्रॉब्लम होता है। नेचुरल सप्लीमेंट्स का एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट ये होता है नेचुरल सप्लीमेंट्स का कि दे एंश्योर बेटर एब्सॉर्प्शन। आप जिस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं, वो पैसा आपके बॉडी में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, तो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है, मैक्सिमम जो उसका एब्जॉर्प्शन है ना, ये होना स्टार्ट हो जाए, ये इसका एडवांटेज है। एंड नेचुरल है, इट इज बेसिस ऑफ लाइफ। मेरी चमड़ी भी नेचुरल है, ये कोई केमिकल से बनी हुई नहीं है, मेरी ऑर्गन्स नेचुरल हैं, तो नेचुरल सप्लीमेंट विल सूट मी मोर। ओके, फाइटोन्यूट्रिएंट का एडवांटेज होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे व्हाट इज फाइटोन्यूट्रिएंट। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं नेचुरल सप्लीमेंट्स के अंदर, और ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें चूज करना चाहिए ऑलवेज नेचुरल सप्लीमेंट। नेचुरल सप्लीमेंट्स में, सिंस वी ऑल नो, देयर इज अ वेरी गुड ब्रांड व्हिच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइट,
राइट। न्यूट्राइट क्यों बहुत बढ़िया ब्रांड है? क्योंकि नंबर वन, 1934 में ये ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ था। हम में से कितने लोग जन्म हुए थे 1934 में? राइट, आई डोंट थिंक सो। जो भी आज मीटिंग में प्लग्ड है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग शायद बॉर्न भी नहीं हुए हम 1934 के अंदर, राइट। इट इज मोर देन 80+ ईयर ओल्ड कंपनी, ओके, जिन्होंने न्यूट्रलाइट का शुरुआत किया था मिस्टर कार्ल रेनबॉक, डॉक्टर कार्ल रेनबॉक थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। न्यूट्रलाइट के पास खुद के लगभग 6400 एकड़ की फार्मलैंड्स हैं, जिसके ऊपर ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इनकी खास बात ये है कि सीड से लेके सप्लीमेंट तक, मतलब बीज बोने से लेके सप्लीमेंट बनाने तक, है ना, सब कुछ ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड फार्म्स के ऊपर होता है और फुल कंट्रोल होता है ना। बीज डालने का भी मैं ही डालूंगा, उसका सप्लीमेंट भी मैं ही बनाऊंगा, उसकी सब कुछ सारे प्रोसेसेस मैं ही करूंगा, मेरे कंट्रोल में रहेगा। मैं अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता हूं तो वो लोग शायद चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे ब्रांड की वैल्यू को मैं सस्टेन रखने में और बना के रखने में आगे बढ़ सकता हूं, अच्छा रख सकता हूं। ऑलराइट। न्यूट्रलाइट एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एक ही कंपनी है, पहली कंपनी है जिसने फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है, मतलब जो प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स है, इसका इन्वेंशन किया, इसके बारे में डिस्कवर किया, इसको स्टडी किया और इसके इफेक्ट्स को अपने सप्लीमेंट्स में डाल के उसके यूज करना स्टार्ट किया, विच इज कॉल्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ये प्लांट का इम्यून सिस्टम होता है, जो प्लांट को इम्यूनिटी देता है। ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो प्लांट को देते हैं इम्यूनिटी। जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, ये खड़े हैं, बारिश में भी भीग रहे हैं, धूप में भी खड़े हैं। आप और हम खड़े हो जाएं तो 6 घंटा धूप में ऐसे एकदम एक ही जगह पे, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हम अगर 4 घंटा बारिश में खड़े हो जाएं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, राइट। मगर ये पौधे बीमार नहीं पड़ते, बिकॉज पौधे जो हैं, इनका जो एक इनके बॉडी में जो एक तत्व है, राइट, एक जो इंग्रेडिएंट घूम रहा है, वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। एंड ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है, जो न्यूट्रलाइट कॉर्पोरेशन है, इन प्लांट्स में से वो न्यूट्रिएंट्स को निकाल के, फाइटोन्यूट्रिएंट्स को निकाल के वो सप्लीमेंट्स में ऐड करती है, ताकि ह्यूमन बींग्स जो है, इनका जो इम्यून सिस्टम है, उसके बेनिफिट्स मिल सके। ऑलराइट। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि न्यूट्रलाइट जो है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज पर यूरोमॉनिटर सेल्स डेटा 2019 के इनके डेटा है। आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप जा सकते हैं यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल की वेबसाइट पे, और वहां पे जाके आपको ये क्लेम मिलेगा, जो ब्लू रेक्टेंगल में मैंने अभी दिखाया आपको, राइट, कि न्यूट्रलाइट नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 विटामिन एंड सेलिंग विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है एज पर 2019। किस मेथड से किया, वो मेथड भी लिखा हुआ है वहां पे। ऑलराइट। सो इट्स अ प्रूफ, इट इज नॉट जस्ट कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं कि ये नंबर 1 है, इट्स अ प्रूफ। ठीक है। न्यूट्रलाइट अपने खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में ये सब करता है, जैसे आपके सामने अभी दिख रहा है, ट्राउट लेक फार्म है, लेक व्यू फार्म है कैलिफोर्निया में, वो ट्राउट लेक वॉशिंगटन में है, ये ब्राजील में है फजेंडो प्लानेटो ग्रैंड प्लांट फार्म, रैंचो एल पेटाकल फार्म, ये मैक्सिको में है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इनकी फार्मिंग की बहुत सारी खास बातें हैं, यूनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जिसको ये फॉलो करते हैं, लाइक सॉइल मैनेजमेंट, है ना। दे यूज इजिप्शियन अर्थवॉर्म्स, अगर आप लेफ्ट में देखेंगे मेरे स्क्रीन के, तो इजिप्शियन अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज इजिप्शियन अर्थवॉर्म्स? इजिप्ट के अर्थवॉर्म्स जो है, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, है ना, तो इतने, आपकी जो उंगली है, उस उंगली के इतने डायमीटर के आकार के 1-1, 2-2 फीट के लंबे लंबे अर्थवॉर्म्स होते हैं। तो ये इजिप्शियन अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, ये 10, 12, 15, 16 फीट जमीन के अंदर जाते हैं और वहां से उपजाऊ जो रेती है, सॉइल है, उसको बाहर लेकर आते हैं, राइट। सो दे यूज इजिप्शियन अर्थवॉर्म्स। ये नेचुरल कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये सिंथेटिक कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, दे यूज नेचुरल कंपोस्ट। ओके। ये कवर क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। कवर क्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके पत्ते जो है ना, वो बड़े बड़े हैं, ऐसे फैलते हैं। उससे क्या होता है कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है, वो जमीन को डैमेज ना करे, तो इस प्रकार से ये जमीन की सॉइल को डैमेज ना करे, इस प्रकार के प्लांट्स का ये इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप मैनेजमेंट के अगर हम बारे में बात करें तो दे डू इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे ये 2 प्लांट हैं, ये 2 प्लांट, उसके बीच में एक और दूसरा प्लांट मैं लगा दूं। ये 2 प्लांट अगर मान लीजिए नाइट्रोजन को खींचते हैं जमीन में से, तो बीच में मैं ऐसा प्लांट लगाऊं जो नाइट्रोजन देता हो जमीन को, ताकि उस जमीन की जो पोषक तत्वता है वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे। तो ये वो काम करते हैं। लेडी बर्ड बीटल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेडी बर्ड बीटल्स, ये वो कीड़े हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। ओके।
ताकि न्यूट्रलाइट जो है उनको कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड या इसी किसी चीजों का इस्तेमाल ना करना पड़े। ओके, एंड दे डू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आप जमीन देखेंगे, आप किसी भी फार्मर को पूछेंगे तो वो जमीन को एक बार अगर उसने कुछ जमीन में कुछ उसने उगा दिया, कुछ अनाज या कुछ भी उगाया, तो उस जमीन को एक सीजन आपको सांस लेने का टाइम देना चाहिए ताकि वो जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड, इवन इन इंडिया, है ना, क्रॉप रोटेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। इसके लिए आप देखेंगे ज्यादातर जमीनें जो हैं ये बंजर होती जा रही हैं, बिकॉज एक के बाद पैसा कमाने के चक्कर में एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा क्रॉप, चौथा क्रॉप, क्रॉप के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद क्रॉप, एंड उसके ऊपर भर भर के पेस्टिसाइड्स, यूरिया एंड ऑल अदर थिंग्स डाल के उस जमीन को ही हम बंजर बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी जो पोषक तत्वता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। बट न्यूट्रलाइट जो है ये क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, जमीन से ये क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम बात करेंगे और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोटीन। थोड़ा सा हम समझेंगे कि प्रोटीन क्या है। ओके, प्रोटीन जो है ये आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, 80% जो हमारा शरीर है ये बना हुआ है फ्रॉम प्रोटीन। 80% ऑफ द मतलब बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। आपके बॉडी में मसल्स, आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, आपकी स्किन, आपका बाल, वर्चुअली एवरीथिंग, आपकी बॉडी का सेल, टिश्यू, सब कुछ बना हुआ है प्रोटीन से। ओके, प्रोटीन जो है जब भी आप खाते हैं नॉर्मल फूड में से, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, आप जब प्रोटीन का सोर्स खाते हैं तो प्रोटीन आपके बॉडी में कन्वर्ट होता है इनटू अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड्स को आपकी बॉडी जो है ये यूटिलाइज करती है उसके अलग अलग फंक्शंस के लिए। ओके, तो प्रोटीन कभी भी प्रोटीन की तरह हजम नहीं हो सकता। जब भी आप प्रोटीन खाते हैं तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। राइट, अमाइनो एसिड्स जो हैं ये 22 प्रकार के होते हैं, 22 टाइप्स के होते हैं। इनमें से 9 होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड 13 होते हैं नॉन एसेंशियल्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, आपको बाहर से ही नॉर्मल फूड से खाना पड़ेगा। यू कांट मेक, आप अपने खुद के शरीर से नहीं बना सकते, आपको नॉर्मल फूड से खाना पड़ेगा। ये होते हैं 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंड जो 13 होते हैं नॉन एसेंशियल, ये वो होते हैं जो आपका बॉडी खुद बना सकता है, मगर उसको बनाने के लिए हेल्प लगेगी पहले 9 की। जब वो 9 प्रॉपर मात्रा में बॉडी में आ जाएंगे तो वो 13 को भी बनाने में मदद करते हैं। ओके, इस प्रकार से ये 22 प्रकार के अमाइनो एसिड बन जाते हैं। अभी स्लाइड पे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा बहुत महत्वपूर्ण है अमाइनो एसिड्स के बारे में। ये जो 22 प्रकार के अमाइनो एसिड्स है ना, ये आपके शरीर में 1 लाख से भी ज्यादा प्रकार के हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। राइट, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा बात करने का हार्मोन इस्तेमाल हो रहा है। इट्स हार्मोन इज अ वर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी केमिकल्स, बट मैंने एक कॉमन वर्ड यूज किया हार्मोन, जो सबको समझ में आ जाता है आजकल। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा बात करने का हार्मोन इस्तेमाल हो रहा है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपका सुनने वाला हार्मोन इस्तेमाल हो रहा है। आप मेरी बात को सुनने के बाद अगर समझ रहे हैं तो आपका समझने वाला हार्मोन इस्तेमाल हो रहा है। समझकर अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखने वाला हार्मोन। आपने आंखें टिमटिमाई, आंखों को हार्मोन, आपने सांस अंदर लिया तो सांस अंदर लेने वाला हार्मोन, आपने सांस को बाहर छोड़ दिया तो बाहर छोड़ने वाला हार्मोन। बट एवरी बॉडी का एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी स्मॉल से लेके बिग, एवरीथिंग डिपेंड करता है ये 22 प्रकार के अमाइनो एसिड्स पे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको अच्छे से फुल करें। ओके, फुलफिल करें। अब इसके और भी इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स हैं। प्रोटीन आपके बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। अगर आपको कोई एक्सीडेंटल कुछ बर्न्स हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ कट हो गया है, वुंड हो गया है, तो उसको जल्दी हील करने में, रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रोज आपका बॉडी जो यूज होता है, जो आपका बॉडी चलता है, भागता है, दौड़ता है, तो ये चलने, भागने, दौड़ने में जो इंटरनल डैमेज होते हैं कभी कभी बॉडी के ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यूज को, इनको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है प्रोटीन एट अ वेरी फास्टर रेट, अगर वो प्रॉपर मात्रा में बॉडी में आता है। बच्चों को हेल्प करता है, उनकी हड्डियों को मजबूत करता है, बच्चों के मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, बच्चों के दांतों को मजबूती देता है, उनके बाल, उनके स्किन को, सबसे इंपॉर्टेंट उनके विजन को अच्छा रखने में हेल्प करता है, मेंटल स्किल्स को शार्प रखता है ना। कभी कभी बच्चे जो है ना, some children are very quick learner because they have got ample amount of good protein, मे बी उनकी मम्मी ने somehow लिया होगा जाने अनजाने प्रेगनेंसी के दौरान, but they have that। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को चाहिए होती है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी देने का काम करता है प्रोटीन।
प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स को इंक्रीज करता है, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है ना। हम लोग सब लोग कभी कभी अरे यार भूल गया, अरे उसको फोन करना भूल गया, अरे उसके बारे में भूल गया, ये आपके मेमोरी का जो लॉस है, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन खाने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजार चीजें होती हैं, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, सब जगह पे, और हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन हेल्प करता है आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। एवरीबडी नोज, अभी जो पेंडेमिक समय चल रहा है, इसकी दवाई कब आएगी, कब ये जाएगा, नोबडी नोज, मगर एक चीज सबको पता है कि अगर हमने हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रख लिया तो हम इस पेंडेमिक से निकल सकते हैं बाहर, आसानी से बाहर निकल सकते हैं, राइट। प्रोटीन यहां पर भी आपकी हेल्प करता है कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोटीन आपके हर प्रकार के हार्मोन्स को क्रिएट करता है और एसेंशियल हार्मोन्स को स्टिमुलेट भी करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। प्रोटीन में ताकत है कि आपके पाचन को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करता है प्रोटीन। वेरी वेल, बहुत अच्छा कारगर है ये प्रोटीन। आपके नाखून, आपके बाल और आपके स्किन, नेल्स, राइट, स्किन, नेल, हेयर्स, इन तीनों को अच्छी क्वालिटी में रखने का मदद करता है, राइट, रखने में मदद करता है, हेल्प करता है प्रोटीन। प्रोटीन आपके हार्ट और लिवर दोनों को सेहतमंद रखने में हेल्प करता है। यू ऑल एंड वी ऑल नो कि हमारा हार्ट, हमारा लिवर, इनफैक्ट इसमें एक और आना चाहिए, वो है हमारी किडनी, राइट। किडनी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। ये तीनों एलिमेंट्स को, जो हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनको सेहतमंद और हेल्दी रखने में हेल्प करता है प्रोटीन। इट्स सो इंपॉर्टेंट कि इतने सारे बेनिफिट्स जिस चीज के अंदर है और उस चीज की अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। मैं आप सब लोग को इंस्पायर करना चाहूंगा कि आज के बाद से टेक अ डिसीजन कि अगर प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना मैं प्रोटीन के बारे में अपने जिंदगी का कुछ समय निकालकर स्टडी करूं। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अलग अलग वीडियोस देखिए, लोग क्या बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट क्या बोलते हैं प्रोटीन के बारे में, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ट्राई टू स्टडी, बिकॉज आप जब स्टडी करेंगे तो आप खुद को भी हेल्प करेंगे और अपने समाज को भी हेल्प करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट समझते हैं कि ना रोज की रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटीन की। अगर इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। सो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप एक एडल्ट हैं, एल्डरली हैं, तो आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका वजन 60 किलो है, आप 60 किलो के हैं, तो आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो है 60 ग्राम। हर 1 किलो वजन का 1 ग्राम आपको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, ओके, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स। बच्चे को 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है पर केजी बॉडी वेट। अगर कोई बच्चा 60 किलो का है, आमतौर पे 60 किलो का नहीं होता, बट मैंने एग्जांपल लिया है, 60 किलो का कोई बच्चा है तो वो ओबीस कैटेगरी में आ जाता है। बट अगर बच्चे का जो भी वजन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, उतना ग्राम उसकी रिक्वायरमेंट होती है पर डे प्रोटीन की, ओके। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो वो अब एक नए जीवन को अपने गर्भ में लेकर बड़ी हो रही, मतलब पल रहा है एक नया जीवन, तो उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, 1.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर वो 60 किलो की है तो उसे 105 ग्राम का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर मैं खाली आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि ये नॉर्मल एडल्ट्स और नॉर्मल लोगों के बारे में मैंने आपको डेटा बताया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ओबीस कैटेगरी में है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 120 किलो का है, 100 किलो का, 120 किलो का है, तो अगर आप ये डेटा के हिसाब से देखेंगे तो उसको फिर तो 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए ना, उनको 120 ग्राम नहीं चाहिए, उनको उनकी हाइट के हिसाब से जो आइडियल वेट होता है उतना ग्राम उनको चाहिए, ओके। मेरा हाइट 5 फुट 6 इंच है और मेरा आइडियल वेट है, मतलब मेरे हाइट के हिसाब से अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरा आइडियल वेट 65 से 70 किलो के बीच में होना चाहिए, 65 किलो। और अगर मैं 120 किलो का हूं तो मुझे 120 ग्राम नहीं चाहिए, मुझे 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ओबीस कैटेगरी में अगर कोई जाता है तो उसको उसके आइडियल वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। ऑलराइट, चलिए अब आपका एक होमवर्क है। मेरा ये सेशन आज खत्म होने के बाद में आपने अपना डेली प्रोटीन टेबल तैयार करना है, और इस टेबल के अंदर आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है कि आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से आपको कितनी मात्रा का प्रोटीन, एक अंदाजन आइडिया आपको लेना है कि आप नॉर्मल डाइट से कितना रोज प्रोटीन खाते हैं, ओके। अभी पेंडेमिक चल रहा है, शादी ब्याह में तो शायद बहुत कम लोगों का जाना आना है,
मगर शादी ब्याह का खाना काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर हम कभी कभी अधिक अधिक खा लेते हैं, ओके। बट हम नॉर्मल डाइट जो आप करते हैं डेली बेसिस पे, तो उसका आपको डेटा कलेक्ट करना है। अभी डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, अगर आप लेग्यूम्स मतलब हर प्रकार की दालें, है ना, 100 ग्राम की अगर दालें हैं, ये कच्ची दाल की बात कर रहा हूं मैं, 100 ग्राम कच्ची दाल अगर आप लेते हैं, 100 ग्राम कच्ची दाल, उसमें लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। आपने 100 ग्राम लिया, 1 कप दाल बनाई, आपके चारों परिवार के लोगों ने खा ली, तो वो सब लोगों ने 25 से 30 ग्राम प्रोटीन डिवाइड कर लिया आपस में। तो ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर मैं रोज 2 कटोरी दाल पीता हूं तो मेरे को कितना ग्राम प्रोटीन मिल गया, ओके। एक जो रोटी है, पंजाबी रोटी हम बोलते हैं, है ना, थोड़ी जाड़ी और मोटी होती है, उसके अंदर लगभग 3 ग्राम, 2 या 3 ग्राम प्रोटीन आपको आराम से मिल जाता है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आमतौर पे प्रोटीन होता नहीं है उतना, बट फिर भी एक सर्विंग में 3 से 5 ग्राम, एक सर्विंग का मतलब है एक मुट्ठी, अगर एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आपने लिया, उसमें आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल सकता है। चावल के बारे में हम बात करें तो 100 ग्राम चावल, जो कच्चा चावल है 100 ग्राम, उसमें आपको लगभग 15 से 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल सकता है, ठीक है। दही के बारे में हम बात करें तो 150 ग्राम दही के अंदर आपको लगभग 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। दूध, एक गिलास दूध में आपको अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, एक गिलास दूध का मतलब 100 या छोटा कप नहीं है, 250 ml, 250 ml दूध में आपको अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल सकता है। सब्जियों के अंदर विटामिन और मिनरल्स अधिक होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं सब्जियों में। सब्जियों के प्रोटीन्स कुक करते वक्त डैमेज भी हो जाते हैं, बट फिर भी अगर आप एक कटोरी सब्जी खाते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है ना। आपने ब्रेड लिया है तो आमतौर पे आजकल हर एक ब्रेड में प्रोटीन की मात्रा नहीं होती, बट फिर भी मैंने यहाँ पकड़ा है, एक स्लाइस में आपको लगभग 2 ग्राम के आसपास प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। पनीर, 100 ग्राम पनीर में आपको अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। आप नॉनवेज खाते हैं, मीट है या कुछ भी है, तो 100 ग्राम मीट खाने पर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आपको भी वेट करना पड़ेगा, मतलब वजन करना पड़ेगा कि मैंने आज कितना ग्राम मीट खाया या कितना ग्राम नॉनवेज खाया, तो उसके बेसिस पे आपको उतना ग्राम प्रोटीन काउंट करना पड़ेगा। फिश, 100 ग्राम मछली के अंदर भी आपको अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। एक अंडे में औसतन रूप में 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। कभी कभी कोई एग्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसमें 8 से 10 ग्राम भी हो जाता है, बट एवरेज हम पकड़ेंगे तो 6 ग्राम प्रोटीन आपको आराम से मिल जाता है एक अंडे के अंदर। एंड चीज, 100 ग्राम चीज में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है ना। मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगा